घर आने के फौरन बाद मैं सो गया था। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। ऑफिस में काम ज्यादा था। पिछले कुछ दिनों से मेरी नींद ठीक तरह से पूरी नहीं हो रही थी। मेरा इरादा था कि आज जी भरकर सोऊंगा, लेकिन मेरा ये प्लान इस वक्त फ्लॉप हुआ जब रात के 12 बजे दादाजी ने मुझे अपने सामने आने के लिए कहा। मैंने अयान को मना कर दिया, मगर अयान भी अपने नाम का एक था। उस वक्त तक दरवाज़ा बजाता रहा जब तक कि मेरी नींद नहीं उड़ गई। और अभी मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। एक लम्हे को भी सुकून नहीं आ रहा था इस चिड़ियाघर में। कमरे से बाहर निकला तो अजीबोगरीब आवाज़ें मेरा वेलकम कर रही थी। रात के 12 बजे भी हवेली में दिन निकल रहा था। फहद हाथी बना आगे आगे भाग रहा था, जबकि रीना अपने हाथों में चिमटा उठाए उसके पीछे दौड़ रही थी, क्योंकि उसने रीना का केक खराब कर दिया था। दूसरी तरफ खानदान की सबसे बदतमीज बच्ची रूहानी सरमत के साथ लूडो खेलने में बिजी थी। पास में ही 500 के नोट पड़े हुए थे, जिस पर रूहानी की गंदी नजर थी। मैंने उन लोगों को 1000 बार समझाया था कि तुम लोगों को जो खेलना है खेलो, लेकिन फालतू की शर्तें मत लगाया करो, मगर वो कहाँ मेरी बात सुनने वाले थे। अचानक ही अयान बुरी तरह से मेरे सीने से जा टकराया। हाँ, ये मेरी जिंदगी की हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। टक्कर हुई भी तो किसी लड़के के साथ। अगले ही लम्हे मैंने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लिया। बाकी सब लोग हैरत से ही मंजर देख रहे थे। अयान बेचारे का रंग शर्म से लाल हो गया था। रूहानी के लिए हंसी रोकना मुश्किल हो गया था। वो जमीन पर गिर गई और अपने होठों पर हाथ रखकर बुरी तरह लाल पीली होने लगी। अब छोड़ भी दो, अयान के मासूमियत से कहने पर मैंने उसे छोड़ा तो वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसका सर जोर से जमीन के साथ टकराया। दुनिया उसे हिलती हुई महसूस हो रही थी। घमंडी इंसान, अगर तुझे मुझे इस तरह से बेदर्दी से फेंकना ही था तो बचाने की क्या जरूरत थी। जो तकलीफ तूने मुझे पहुंचाई है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अपनी बकवास बंद करो और जाकर एग्जाम की तैयारी करो। इस बार अगर तुम फेल हुए तो तुझे बेल्ट से मारूंगा। उंगली उठाकर उसे खबरदार करता हुआ मैं दादी जी की तरफ बढ़ गया था। जैसे ही मेरी नज़र नेहा पर पड़ी, मेरे तन बदन में आग लग गई। खानदान की सबसे बड़ी बदतमीज लड़की, जिसे मोहल्ले वालों ने बबली आंटी का नाम दिया हुआ था और बच्चे भी उसे नानी कहते थे, और वो इन नाम पर बिल्कुल फिट होती थी। वो दादाजी के साथ सर जोड़कर बैठी हुई थी, हाथों में पकड़े आईफोन 17 का फ्लेक्स मारती हुई। वो इस वक्त मुझे बहुत जहर लग रही थी। दादाजी, आपने मुझे इस वक्त बुलाया, सब ठीक तो है? मैंने अपनी जमाई रोकते हुए बड़ी मुश्किल से सवाल पूछा। हाँ, बैठो यहाँ पर, मुझे तुमसे बात करनी थी, ज़रूरी बात है, उन्होंने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा। तो मैं खामोशी से उनके सामने जाकर बैठ गया, मगर नज़रें अभी भी नेहा पर टिकी हुई थी। देखा आपने, ये मुझे किस तरह घूर रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह से ये हर वक्त मुझे घूरते रहते हैं। कसम से मेरा तो कभी कभी दिल चाहता है कि हवेली से बहुत दूर भाग जाऊं। दादा के कानों में घुसते हुए वो एक बार फिर से जोर से बड़बड़ाकर कहने लगी थी। ये अलग बात थी कि उसके बड़बड़ाने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। रुको, मैं अभी इसको सेट करता हूँ। दादा ने भी अपनी आवाज़ धीमी रखने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर मुझे आवाज़ आ गई थी। इससे हर लड़की के बारे में पूछना। रुको, मैं उन सब की पिक्चर्स निकाल कर अपने सामने रखती हूँ ताकि आपको याद रहे। अब की बार मेरे कान खड़े हो गए थे। मैं अचानक घबराया। लड़की का मामला था तो मतलब दादाजी का जूता जल्दी ही उठने वाला था। मैंने डरते हुए एक नज़र दादाजी के जूते पर डाली। मैं कैसे भूल सकता था कि इस लड़की से पंगा लेकर मैंने अपनी जिंदगी बल्कि अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। अरे बेटा, वहाँ पर क्यों बैठे हो, यहाँ पर आकर बैठो ना। दादा ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैंने अचानक ना के इशारे में सर हिलाया। नहीं दादा, मैं यहीं पर ठीक हूँ, आप बताइए क्या बात करनी है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सानिया कौन है? कौन सानिया? मैं फौरन ही मुकर गया था। रुकिए दादा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। नेहा ने अपने मोबाइल में एक पिक्चर ओपन की जिसमें मैं सानिया के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। ओह अच्छा, ये तो मेरी बिजनेस कलीग है दादाजी। मैंने इनके ऑफिस में हर किसी से पता करवाया है, मगर इस नाम की कोई भी लड़की उनके ऑफिस में काम नहीं करती। वो जो करीब बैठी हुई थी किसी रिपोर्टर का काम कर रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसकी गर्दन दबा दूं। अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसको ट्रिप पर जाने से मना किया था और इसी चीज़ का वो बदला ले रही थी। दादा फिर से गुस्से भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगे। लगभग 2 साल बाद मैं उनके कटघरे में हाजिर हुआ था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, पहले मुझे थोड़ा रिलैक्स होने दीजिए। मैं अभी गहरी नींद से उठकर आया हूँ।
अगर तुमने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं फिर से गहरी नींद सुला दूंगा, लेकिन इस बार की नींद अलग होगी। दादा ने उंगली उठाकर मुझे धमकी भरे अंदाज में कहा था। अच्छा दादा, फिलहाल इसको छोड़िए, इससे पूछिए ये फिजा कौन है। एक और लड़के का इल्जाम मेरे ऊपर आकर लगा था। फिजा मेरी यूनिवर्सिटी फेलो थी, जो मुझे बहुत टाइम के बाद मिली थी। यूनिवर्सिटी के ज़माने से ही वो मुझे पसंद करती थी। सालों के बाद जब फिजा ने मुझे देखा तो वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। वैसे भी उसका इरादा था मुझे अप्रोच करके मुझे प्रपोज करेगी। पास ही फूलों की दुकान थी, जबकि मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था। मुझे शीशे से साफ नजर आ रहा था। उसने फूल लेकर अपने बैग में रख लिए और मजबूत कदम उठाते हुए रेस्टोरेंट में आई थी। उसका इरादा था मुझे प्रपोज करने का। फिलहाल उसके पास एक दो फूल मौजूद थे। इस तरह के खतरनाक किस्से सिर्फ मेरे साथ ही होते थे। हमेशा ही मैं ऐसी सरफेरी लड़कियों से आकर टकराता था और फिर उनसे पीछा छुड़वाना भी मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। इधर पिज़्ज़ा ने मुझे फूल दिया और उधर मेरी कजिन मैडम ने हमारी पिक्चर ले ली। ये तो अभी नॉर्मल सी पिक्चर थी, असल धमाका तो बाकी था। पिज़्ज़ा की बारी में भी मैंने बहाना बनाया कि वो लड़की बहुत ज़्यादा बेबस और मजबूर थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने उसकी मदद की थी। नेहा ने अब खतरनाक तस्वीर निकाली थी, जिसमें एक तरफ मैं सानिया की कमर पर हाथ रखे उसको सहारा दे रहा था और दूसरी तरफ मैंने फिजा के हाथों से फूल पकड़ा हुआ था। दादा कंट्रोल से बाहर हो गए थे। उनका चेहरा एकदम लाल हो गया था। उनका गुस्सा दोबारा से वापस आ गया था। जूता उठाया और जोर से मेरी तरफ फेंका। मैं आंखें बंद कर कर साइड पर हो गया। दादा, ऊपर वाले से डरिए, इस बेवकूफ़ लड़की के सामने तो इस तरह का रवैया मत करिए। नेहा अब सेटिस्फाइड होकर दीवार के साथ टेक लगाकर अपने नाखूनों के ऊपर एक नज़र डालती और दूसरी नज़र मेरे ऊपर डालती, जो जूते से बचने की कोशिश में परेशान हो रहा था। ये सब कुछ इस हवेली में नॉर्मल था। दादा किसी को भी नहीं छोड़ते थे, यहाँ तक कि वो अपने बेटे को भी एक दो लगा देते थे अगर ज़रूरत पड़ जाती थी। मैं तो फिर उनका पोता था, लेकिन मेरा अपने कजिन्स पर बहुत रौब था, मगर दादा के सामने मेरी बिल्कुल भी नहीं चलती थी। एक और मसले वाली बात ये थी कि नेहा अपने दादा के बहुत करीब थी। वो उनकी लाडली पोती थी। जो भी बात वो करती थी, दादा के लिए वही बात पत्थर की लकीर होती थी। बहुत मुश्किल से मैंने दादा को रिलैक्स किया था। मैंने नेहा को वहां से जाने का इशारा किया तो वो दादा की तरह देखने लगी। बेटा तुम जाओ, मैं इससे बात करता हूँ। नेहा फिर से उनके कानों में झुक गई। दादाजी, इसकी बातों में मत आना, ये एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। आप तो जानते हैं कि इस दुनिया में कर्मा होता है। जो कुछ हम दूसरे की बेटियों के साथ करते हैं, वो भी हमारी बेटियों। मैं देख रहा था कि दादा के अंदर जलने वाली गुस्से की चिंगारी फिर से भड़कने लगी थी। इसी वजह से मैंने नेहा को खींचकर जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाला था। आदिल, ये सब कुछ क्या है? अब सच सच बताओ। मैंने दादा को सब सच्चाई बता दी थी, तो तुमने पहले मुझसे झूठ क्यों बोला था? मुझे अंदाजा नहीं था झूठ बोलकर मैं इतना ज्यादा फंस जाऊंगा। खैर, इन लड़कियों के जाल में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हर शरीफ मर्दों को फंसाने की कोशिश करती है। तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही प्यारी और अच्छी एक बच्ची देखी हुई है। बस तुम ये ख्याल अपने दिमाग में बिठा रखना कि तुम्हारी शादी मेरी मर्जी से ही होगी। वो मेरे कांधे को थपथपाते हुए मुझे खबरदार करने लगे थे। और अगर दादाजी मेरी शादी से इनकार कर दूँ तो क्या होगा? दादा ने मुझे जिस अंदाज से घूरा था, मैं घबरा गया था। मतलब मैं इनकार नहीं कर रहा, बस आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी नौबत आ गई तो मुझे क्या सज़ा मिलेगी? मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। जी ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैंने डर से अपना मुंह बंद किया और लंबे लंबे कदम भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। सारे कजिन जो कि दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर खड़े थे, दरवाज़ा एकदम से खुलने की वजह से एक दूसरे को धक्का देते हुए ज़मीन पर गिरे। वहां पर सारे अजूबों को अपने सामने खड़ा देखकर मैं अपना माथा मसल कर रह गया। रूहानी और सरमद, तुम अभी और इसी वक्त स्टडी रूम में चलो और बाकी सब लोग सोने के लिए जाओ। मुझे अब कोई भी लाउंज में नजर नहीं आए, वरना मैं तुम सब लोगों की गर्दन मरोड़ दूंगा। मुझे भूख लग रही है और मैं किचन में अपने लिए खाना बनाने जा रही हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दादा से जाकर बात कर लीजिए। मैंने उनसे परमिशन ले ली है। नेहा फिर से अपने नाखूनों को घूरते हुए बोली, पता चल गया है हमें कि तुमने नेल एक्सटेंशन करवाई है। बार बार इन चुड़ैले जैसे नाखूनों का हमारे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। अयान, जो कि काफ़ी देर से उसका एटीट्यूड बर्दाश्त कर रहा था, बोले बिना नहीं रह सका, जबकि वो उसे गुस्से से घूरने लगी। खबरदार, जो तुमने मुझसे पास्ता मांगा, मैं तुम्हें एक बाइट भी नहीं दूंगी। और अयान एकदम बोला, तू तो मेरी प्यारी बहन है। ये कहता हुआ वो उसके पीछे भागकर किचन में चला गया।
जबकि बाकी सब लोग भी अपने कामों में बिजी हो गए। ये आज से पिछले 2 दिन में ही हुए थे, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया था कि नेहा ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरा पीछा किया है या फिर किसी से मेरा पीछा करवाया है। इस लड़की को अब मेरे चुंगल से कोई नहीं बचा सकता। इसको अपने किए का हिसाब देना होगा। मैं दांत पीसते हुए खुद से बात करता हुआ सरमद और रूहानी को लेकर स्टडी रूम में चला गया था। वो अब डरी हुई नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। किताबें खोलो। कौन सी किताबें? रूहानी बड़बड़ाते हुए बोली। सरमद की हालत भी उससे अलग नहीं थी। कोर्स की किताबें, मैं चिल्लाकर बोला था। फर्स्ट ईयर की। मैंने ही दोनों को पेपर्स की तैयारी करवाई थी। यही वजह थी कि दोनों पास हो गए थे। ये अलग बात थी कि परसेंटेज दोनों की कम थी। तुम्हें कॉलेज जाते हुए 6 महीने गुजर गए हैं और अभी तक तुमने कोर्स की किताबें नहीं ली। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने आधी किताबें ले ली हैं और फिर बाकी की क्लासेस मैं अपनी दोस्त की किताबों से लेती हूँ। ये कहकर उसने मेरे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की थी, मगर बुरी तरह नाकाम हो गई थी। और तुम? मुझे तो यही नहीं पता मेरा कोर्स क्या है, सरमद ने अपने दांतों को दिखाते हुए कहा। मैं तुम लोगों को वही बताने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। मैंने सेकेंड ईयर की किताबें निकाली थी। मुझे पता था कि ये लोग ऐसे ही ड्रामे करेंगे। ये सब क्या है? सरमद और रूहानी ने एक दूसरे की तरफ हटी हुई नज़रों से देखा था। मैथ्स से दोनों को ही डर लगता था। मैथ्स के टेस्ट में वो लोग हमेशा ही क्लास से बाहर निकल जाते थे। अब तो उन्हें आदत भी हो गई थी। इधर प्रोफेसर पूछता था कि किसको चैप्टर याद है और उधर वो कुछ भी कहे बिना खामोशी से अपनी सीट से उठकर क्लास से बाहर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते थे। और अगर कभी वो नहीं जाते थे तो प्रोफेसर उन्हें खड़ा करके उनसे क्वेश्चन कर लेता था। फिर उन्हें मजबूरी में क्लास से बाहर निकलना पड़ता था। अब कमरे का मंजर ऐसा था कि सरमद बार बार दर्द से उछल रहा था क्योंकि मैंने अपना जूता उतार लिया था। जब भी सरमद को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसकी टांग पर मारता। रूहानी अपनी लड़की होने पर शुक्र कर रही थी, मगर उसकी सजा ये थी कि वो सर्दी में बाहर बालकनी में खड़ी हुई थी। सर्दी के उसके दांत बज रहे थे और उसका शरीर कांप रहा था। वो जो अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी, हवेली के सबसे बड़े बेटे के जुल्म की शिकार हो रही थी, मगर इसमें गलती सारी उनकी अपनी थी। वो लोग किसी से शिकायत भी नहीं लगा सकते थे, बल्कि मार खाने और बेइज्जत होने के बाद तो उन्होंने मेरी मिन्नतें की थी कि ऊपर वाले का वास्ता है इस बारे में चाचा को कुछ भी मत बताना। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अगली बार पूरे पूरे तैयारी करेंगे। मेरे पापा की पर्सनालिटी भी मुझसे अलग नहीं थी। पढ़ाई के मामले में वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। इसी वजह से तो उन्होंने सब नालायक बच्चों का एडमिशन शहर के सबसे बड़े कॉलेज में करवाया हुआ था। नेहा इस मैटर में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। बचपन से लेकर अब तक उसने हमेशा फर्स्ट ग्रेड ही लिया था और वो इसी चीज़ के ताने मुझे भी देती थी और मुझे कहती थी कि आप मुझसे जेलस होते हैं क्योंकि मैं हर चीज़ में आपसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ। बचपन से लेकर अब तक मैंने हमेशा फर्स्ट डिवीज़न में ही कोर्स किया है। दूसरा मुझसे ज़्यादा खूबसूरत इस पूरे ख़ानदान में कोई भी नहीं है। मैं उसकी बातें सुनकर हंस देता था और उसका मजाक उड़ाता था। मजाल थी जो मैंने कभी उसकी अच्छाई अपनाई हो, और अगर मैं मान लेता तो वो मेरी हार होती और मैं नेहा से कभी भी नहीं हार सकता था। सरमद और रूहानी काफ़ी हद तक बेइज्जत हो चुके थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जबकि उनके होठ भी धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। मैंने उन दोनों को वहां से निकलने का इशारा किया और कहा कि जाकर अपने कमरे में नींद पूरी करो। सुबह पहली फुर्सत में मेरे पास आ जाना। आज के बाद मैं तुम लोगों को ट्यूशन दिया करूँगा। मतलब अब तो उनकी रोज़ की ही बेइज्जती होनी थी। उनकी खुशियों के जितने भी दिन थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब एक बहुत बड़ा तूफान उनका इंतज़ार कर रहा था। नेहा छोटे बच्चों की तरह उछलती हुई हवेली से बाहर जा रही थी कि अचानक उसकी नज़र स्टैंड पर मौजूद मेरे कपड़ों पर पड़ी। उसके होठों पर चलाक मुस्कुराहट फैल गई। अभी कल ही तो उसने मुझे अच्छा खासा बेइज्जत किया था। मैं पहले ही गुस्से में था। वो फिर से शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए चल दी थी। मैं इस वक्त सीढ़ियों से उतर रहा था। मैं जिस पोजीशन में खड़ा था वहां से स्टोर रूम का नज़ारा साफ नजर आ रहा था, मगर मिस मुझे नहीं देख सकती थी। मैं हल्का सा नीचे झुका और गुस्से से दांत पीसने लगा क्योंकि वो ध्यान से आसपास देखते हुए अब मेरी शर्ट को प्रेस स्टैंड पर रखकर उस पर प्रेस करने लगी थी। वो ऐसे शो कर रही थी जैसे कपड़े प्रेस कर रही हो, मगर उसके चेहरे पर फैली हुई खतरनाक मुस्कुराहट उसके इरादों को साफ बता रही थी। कुछ सेकंड के बाद ही उसने भोलेपन का नाटक किया और प्रेस कपड़ों के ऊपर रख दी। वो पलटी ही थी कि उसका सर किसी भारी चीज से जाकर टकराया। उसने अपने सर में दर्द महसूस होने लगा। उफ, ये दीवार यहाँ किसने खड़ी कर दी? ये हवेली तो दिन ब दिन भूल भुलैया बनती जा रही है। ये कहकर जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाई, उसे लगा कि उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है।
ऐसा नहीं था कि वो सामने खड़े इंसान से डरती थी। सच तो ये था कि वो अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से डर रही थी, क्योंकि अभी जो कुछ मैं उसके साथ करने वाला था, इस बारे में सोचकर ही उसका दिल घबरा रहा था। कल ही तो उसने मुझे दादा के हाथों इतना बेइज्जत करवाया था। अब क्या मैं उसे अपने साथ दादा के पास लेकर जाने वाला था? ये ख्याल आते ही उसने ना के इशारे में सर हिलाया। तुमसे बड़ी बदतमीज लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है, और आपसे बड़ा जासूस इंसान मैंने नहीं देखा। तुम्हारी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है जो मैं तुम्हारी जासूसी करूंगा। वो तो अच्छा है कि मैं टाइम पर यहाँ आ गया और मुझे तुम्हारी हरकत के बारे में पता। बाकी की बातें मेरे मुंह में ही रह गई थी, क्योंकि उसके साथ उलझन में इतना बिजी हो गया था कि मेरा ध्यान अपनी शर्ट से बिल्कुल हट चुका था, जिसे बचाने के लिए मैं यहाँ तक आया था। जब मैंने प्रेस हटाई तो वहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ था। वाह, कितना प्यारा है। मैं बचपन से ही चाहती थी कि मेरे कपड़ों में भी ऐसा ट्रायंगल बने। मैंने मम्मी को कहा भी था। वो अब मेरे कपड़ों को देखते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर हंसते हुए लोटपोट बोल रही थी, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये शर्ट कितनी महंगी थी? आई एम सॉरी, मैं इस तरह के सस्ते और लुंडे बाजार वाली शर्ट नहीं पहनती हूँ। उसने अपने बाल हवा में झटकते हुए कहा, ये तो तुम्हें उस वक्त पता चलेगा जब तुम मुझे ऐसे ही शर्ट लेकर दोगी, और वो भी अपने पैसों से। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर ये वीडियो मैं दादाजी को दिखा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही ब्लैकमेल कर सकती हो? मैं अब चालाक नजरों से उसकी आंखों में देख रहा था। दुनिया के हजार घमंडी लोग इस दुनिया से गए होंगे जब आप पैदा हुए होंगे। चलो जल्दी से अपनी सेविंग उठाकर मेरे पास लाओ, ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा मुझे बताइए तो ये शर्ट कितने रुपए की है? ज्यादा नहीं, बस 15,000 की। हे ऊपर वाले, मैं तो लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो पैसे तो मैंने कंसर्ट के लिए संभाल। बात करते करते उसने फौरन हाथ अपने होठों पर रख दिए थे। गुस्से में आकर उसने अपनी एक और पॉल खोल दी थी। उसे अपने बोलने पर खुद ही गुस्सा आता था, क्योंकि वो कुछ भी बोल जाती थी। थैंक यू बताने के लिए। मैं पहले से ही तैयारी पूरी करूंगा ताकि तुम्हारा प्लान फ्लॉप कर दूं। अब तो तुम वैसे ही मेरी नज़रों में आ गई हो। जल्दी से पैसे लेकर नीचे पहुंचो। मैं पोर्च में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुमने ज़्यादा देर लगाई तो पेट्रोल के पैसे भी तुम ही दोगी। ये कहकर मैं लंबे लंबे कदम भरता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो छोटे बच्चों की तरह जमीन पर पैर पटकने लगी थी। आखिर क्या जरूरत थी मुझे ये काम करने की? इतने अच्छे से मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही थी। सारा प्लान फ्लॉप हो गया। उसने अपना छोटा सा लॉक तोड़ा। उसमें से 20,000 निकाले थे जो उसने शर्त लगाकर कमाए थे। सच कहा है किसी ने, गलत कामों से कमाया पैसा फालतू कामों में ही जाता है। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए सोचा। और मजे की बात यह थी कि किसी ने नहीं कहा था, बल्कि ये उसके अपने ख्याल से, जो कि अगर बाकी लोग सुन लेते तो उसका मजाक बनाते। मैं उसे लेकर एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल में आया था। हे ऊपर वाले, इस तरह के शॉपिंग मॉल में तो मैं कभी जिंदगी में नहीं आई। यहाँ पर आकर तुम्हें तुम्हारी हैसियत का अंदाजा हो चुका होगा। ओ हेलो, मेरी बात सुनिए। जिस दादा के आप पोते हैं, मैं भी उसी दादा की पोती हूँ। लेकिन तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, और ना ही तुम्हारी इतनी वैल्यू है कि घर वाले तुम्हें 2,000 से ज्यादा पैसे देते हैं। पता नहीं ये किसके उठाकर ले आई हो। चलो छोड़ो, घर जाकर पता चल जाएगा, क्योंकि चोरी ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। आप मुझे चोर समझ रहे हैं। मैं समझ नहीं रहा, बल्कि मुझे पता है कि तुम चोर ही हो, जो रात के टाइम मेरे कमरे में मोबाइल चोरी करने के लिए आई थी। वो मेरा अपना मोबाइल था। उस रात के बारे में याद आते ही वो लाल हो गई थी। उसके बाद उसने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी अपने मेल कजिन के कमरे में रात के वक्त नहीं जाएगी, चाहे वो हवेली का सबसे खड़ूस आदमी ही क्यों न हो। जब भी मुझे गहरी नींद से उठाया जाता था तो मुझे गुस्सा आ जाता था, खास तौर पर उस वक्त जब मुझे नींद में उठाने वाला हवेली का सबसे नालायक और सबसे शरारती बच्चा हो। उस रात में वो मेरे कमरे में अपना मोबाइल उठाने के लिए ही गई थी। मोबाइल उठाकर वो आगे जाने ही लगी थी कि उसका पैर कारपेट की कोनी पर जाकर टकराया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो जोर से मेरे ऊपर जा गिरी। एकदम से भारी बोझ महसूस होने की वजह से मैं भी बुरी तरह हड़बड़ा गया था। अपने ऊपर गिरने वाले इंसान की गर्दन पर मैंने मजबूती से बाजू रखे और बिना सोचे समझे दबाने लगा, जबकि वो जोर से हाथ पैर मारकर अपनी जिंदगी की जंग लड़ने लगी। मेरा कोई भरोसा नहीं था कि मैं उसको जान से भी मार देता अगर मिस मेरे उस नाजुक हिस्से को तकलीफ ना पहुंचाती। अब दोनों ही दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। वो तो बहुत ही ज्यादा अकवर्ड हो गई थी। बेड के कोने में खड़ी वो डर से थर थर काँप रही थी, जबकि मैं भी दर्द से काँप रहा था। ये क्या बदतमीजी, और तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं चिल्ला रहा था। मैं अपना मोबाइल लेने आई थी। आउट, मैं फिर से चीखता
तो वो सोचे समझे बिना तेजी से कमरे से बाहर भाग गई थी। उसका पूरा जिस्म पसीने में हो रहा था और उसकी सांसें भी फूली हुई थी। रूहानी ने जब उसकी हालत देखी तो परेशान हो गई। अरे क्या हो गया है तुम्हें, ये क्या हाल बनाया हुआ है? लगता है कोई भूत देख लिया है। भूत नहीं, बल्कि शेर के हाथों से बचकर आ रही हूँ। यह कहकर उसने अपने कानों को हाथ लगाया और अपने कमरे में घुस गई थी। अगले 3 दिनों तक उसने मेरा सामना नहीं किया था। चौथे दिन मेरा उससे सामना हुआ, मगर मैं बिल्कुल नॉर्मल था। उसने भी अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की और वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। उसके बाद उसने खुद से वादा कर लिया था कि वो आगे से कभी मेरे मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। ये वादा भी सिर्फ कुछ दिनों तक ही चल सका, क्योंकि शरारतें किए बिना उसका गुजारा नहीं होता था। वो खाना और पानी के बिना 2 दिन रह सकती थी, मगर शरारतों के बिना वो 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती थी। ये कितना प्यारा ड्रेस है ना। उसने एक 15,000 का ड्रेस देखा था, लेकिन शर्ट भी 15,000 की थी और उसके पास 20,000 थे। 5,000 में तो उसे कोई एक थप्पड़ भी नहीं मारता। जितने बड़े शॉपिंग मॉल में वो आई थी, यहाँ पर आने पर भी टिकट लगा था। वो बस गुस्से से पैर पटक कर रह गई थी। मैं अपनी दुकान पर पहुंच चुका था। अब मैं अलग अलग शर्ट अपने साथ लगाकर चेक कर रहा था, जबकि वो मुझे बहुत गुस्से से घूर रही थी। जालिम इंसान कहीं का, मेरे पैसों पर सांप बनकर बैठा हुआ है। ये कैसी लग रही है? मैंने पलटकर नेहा को देखा तो वो जल्दी से अपने होठों पर मुस्कुराहट लाई। बहुत ही अच्छी लग रही है। वो बस किसी तरह से यहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने दोस्तों के घर भी जाना था। चलो फिर ठीक है, यही ले लेता हूँ। वो काउंटर पर पेमेंट करने ही लगी थी कि मैंने उसे रोक दिया कि मुझे सब लोगों के सामने शर्मिंदा कर रही हो। अपने पास रखो ये, मैं तुमसे बाद में ले लूँगा। फिलहाल मैं पे कर देता हूँ। कितना चालाक इंसान है ये। दुनिया के सामने ये दिखाना चाह रहा है कि इसे औरत से पैसे लेते हुए शर्म आ रही है, और अंदर ही अंदर मेरे पैसों पर मज़ा करने के ख्वाब देख रहा है। ऊपर वाला करे इसकी ये शर्ट भी प्रेस से जल जाए। वो फिर से दिल ही दिल में मुझे कोसने लगी थी। मुझे भूख लग रही है। मैंने उस पर एक नज़र डालते हुए कहा था, आप जाकर खा लीजिए और ये पैसे भी अपने पास रख लीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। उसने हाथ में मरोड़े हुए पैसे मेरे हाथ में रख दिए थे, जो मैंने उसकी हालत में उसे वापस कर दिए थे। ये तुमसे घर वापस जाकर लूँगा, फिलहाल इन्हें अपने पास ही रखो, मैं इतना भी गरीब नहीं हूँ। मैं उसे वहीं पर छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था। थोड़ी ही देर के बाद जब मैं वापस आया तो मेरे हाथ में 3 शॉपिंग बैग्स थे। कैसे भर भर के शॉपिंग किए जा रहा है, मेरा इसको कुछ ख्याल ही नहीं है। इसको मेरा ख्याल कैसे हो सकता है? ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऊपर वाला किसी को इतना अमीर दुश्मन भी ना दे, इंसान जेलसी में ही मर जाता है। बाद में मैंने ड्राइवर को कॉल करके बुलाया था और उसे ड्राइवर के साथ ही घर भेज दिया था। उसके साथ ही मैंने ड्राइवर को ये भी कहा था कि मैडम को घर के अलावा किसी और जगह पर लेकर मत जाना। चाहे ये बड़ा ड्रामा करें, तुम्हारे सामने अपना गला पकड़कर बैठ जाएं या फिर दम घुटने की शिकायत करें, इनके ड्रामे पर यकीन मत करना। वो बहुत ही गौर से गुस्से भरी नज़रों से मुझे घूर रही थी, जो कि ड्राइवर के सामने उसके राजों से पर्दा उठा रहा था। कितना बदतमीज़ इंसान है ये। इसको तो ज़रा तमीज़ नहीं है और ज़रा भी ख्याल नहीं है कि किसी से क्या बात करनी चाहिए। वो फिर से मुंह पलट कर रह गई थी। घर जाते हुए मैंने उसे 2 शॉपिंग बैग्स पकड़ाए थे और उसे कहा था कि तुम्हारे लिए हैं, लेकिन वो जानती थी कि उसमें फिर से कोई जोकर निकलेगा या फिर केक फट से उसके मुंह पर साथ आकर लगेगा। उसने घर जाने के बाद रूहानी को वो बैग खोलने को कहा, लेकिन जब उन बैग से 2 खूबसूरत ड्रेस निकले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। ये क्या है? यही मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि इतनी प्यारी ड्रेस तुमने कहाँ से ली? हे ऊपर वाले, वो इंसान तो सच में बहुत अच्छा है। मैंने तो फालतू में उसे गालियाँ दी थी। दरअसल ये वो ड्रेस थी जो उसे शॉपिंग मॉल में पसंद आए थे। मैंने उसकी आंखों में चमक देखते हुए धीमे अंदाज में मुस्कुराया था। इतना भी जालिम नहीं था कि मैं उसकी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकता था। उसे अपने साथ लेकर जाना और परेशान करना सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान करने के लिए था, वरना मुझे मैडम के पैसों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। काफ़ी देर तक वो बैठी हुई उन्हीं कपड़ों को घूरती रही थी। रात के वक्त जब वो अपने कमरे में आई तो सामने का नज़ारा देखकर उसकी चीख निकल गई। एक नंबर का घटिया इंसान है ये, ऊपर वाला करे इसका कुछ भी ना बचे। मैंने इसकी जितनी भी तारीफें की थी वो सारी मैं वापस लेती हूँ। वो 12-12 हज़ार के 2 ड्रेस थे और उन दोनों पर ही प्रेस से ट्रायंगल बना हुआ था। मैं कमरे में ही खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अरे तुमने कहा था ना कि तुम्हें बचपन से ही बहुत शौक है, तुम्हारे कपड़ों पर इस तरह के ट्रायंगल निशान बने हो, तो मैंने ये निशान बना दिए हैं। और हाँ, वो पैसे भी मेरे हवाले करो जल्दी, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ऊपर वाला करे कि तुम्हें गंजी बीवी मिले
और तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी ही तरह अजीबोगरीब पैदा हों, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा डरावने हों, और फिर उन बच्चों को देखकर तुम्हारी बीवी भाग जाए। वो दिल ही दिल में मुझे खूब कोस रही थी। आपका थैंक यू, लेकिन आपको इस बदतमीज़ी की सज़ा मिलेगी। जितनी भी सख्त बातें आपने कही हैं, उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। चलिए मेरे साथ। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचता हुआ दादा के कमरे में ले गया था, जो कि अपने आप को मेंटली तैयार कर चुकी थी। उसकी बदकिस्मती ये थी कि दादा अपने कमरे में अकेले नहीं थे, बल्कि वहाँ पर मैडम की माँ और मेरे माँ बाप भी, बल्कि हवेली का बच्चा बच्चा बैठा हुआ था। आप लोग हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। सबको लगता है कि गलती मेरी होती है। मैं कोई बहुत बड़ा शैतान हूँ, जो इस छोटी सी लड़की पर जुल्म करता हूँ, और ये कहानियों की प्रिंसेस है, जो बहुत ही मजबूर है। आज मैं आपको इसकी सच्चाई दिखाता हूँ। मैंने वीडियो सब लोगों को दिखा दी थी। मैडम को समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ पर जाकर अपना मुंह छुपाए। उसकी मम्मी ने फौरन जूता उतारा और उस पर फेंका। वो जल्दी से मेरे पीछे जाकर छुपी और जूता मेरे सर पर जाकर लगा। है ऊपर वाले, ये क्या हो गया? मेरा प्यारा बच्चा। निशा चाची उठी और मेरी तरफ भागी थी। उसने पीछे से मेरी शर्ट मजबूती से पकड़ी हुई थी कि आवाज़ पर उसके पीछे होने पर मेरी शर्ट भी पीछे की तरफ ही फटती चली गई थी, और मेरी मस्कुलन कमर मैडम की नज़रों के सामने थी। उसने अचानक अपने होठों पर हाथ रखा। हे ऊपर वाले, इसकी कमर तो इतनी प्यारी है। उसने सीटी की सूरत में अपने होठ बनाए थे और फिर सीटी भी बजाई थी। रूहानी ने उसको ऐसी ऐसी नज़रों में देखा तो उसे रोकने की कोशिश की। लड़की, क्या कर रही हो? दादा ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया था। इन बच्चों का कुछ नहीं हो सकता। पापा भी अपना सर झटक कर रह गए थे। मुझे तो अपनी इज्जत बचानी थी। इसी वजह से मैं फौरन ही वहाँ से गायब हो गया था, जबकि वो भी मौका देखकर 9-2-11 हो गई थी। इसी तरह मैडम की जान तो बच गई थी, लेकिन वो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो गई थी। अगली सुबह हवेली के सब लोगों के लिए रोशन थी, मगर वो सुबह मेरे लिए किसी काली रात से कम नहीं थी। मुझे लग रहा था कि रात के बाद दोबारा से गहरी रात के अंधेरे ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक झटके से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं अपनी जवानी को बर्बाद कर दूं। किस तरह की फालतू बातें कर रहे हो? तुम्हें 1000 बार समझाया है मैंने। बोलने से पहले सोच समझ लिया करो। मम्मी ने मेरे कान खींचते हुए कहा। मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर ये नहीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं, दादाजी को जाकर मना करो, क्योंकि ये मेरा फैसला नहीं है, तुम्हारे दादा का फैसला है। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती। आप क्यों चाहती है कि उस जैसी पागल और नालायक औरत मेरी जिंदगी में आ जाए? खबरदार, जो तुमने उसे नालायक कहा। खानदान की सबसे लायक बच्ची है वो। हमेशा उसने अपने बाप का नाम रोशन किया है। तुम तो हर क्लास में बड़ी मुश्किल से पास होते थे, और यूनिवर्सिटी में जाकर भी तुमने डी ग्रेड ही लिया था। पता नहीं मेरी मम्मी को डी ग्रेड की साइंस किसने समझा दी थी। वो हमेशा मुझे इसी चीज़ का ताना देती थी। अभी तो मैं शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ ना। आप किसी के सामने मेरा नाम लेकर देखिए कैसे वो मेरी तारीफें करते हैं। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। दादा अगर तुमसे पूछे तो खामोशी से मना कर देना। बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना कि 28 साल की उम्र में भी दादा ने तुम्हें जूता उठाकर मारा था। क्या तुम अपने पापा की हालत भूल गए हो? मैं अपने बाप की हालत कैसे भूल सकता था? हाँ, आज से 5 साल पहले, जब मेरे पापा को अचानक ही अपनी जवानी की मोहब्बत मिल गई थी, जो कि उनके मोहल्ले में ही आकर रहने लगी थी। उनका अपना हस्बैंड जिंदा था और 5 जवान बेटियां थीं जिनकी वो शादी कर चुकी थी। लेकिन जवानी की मोहब्बत को देखकर उनकी जवानी फिर से जोर जोर से बाहर आ रही थी। इधर पापा की नज़र आंटी की नज़रों से जाकर मिली, और उधर उन्हें 3 इडियट्स मूवी वाली आमिर खान और करीना कपूर की तरह अपने चारों तरफ तितलियां उड़ती हुई दिखाई देने लगी थी। मगर इन तितलियों का उस वक्त कत्ल हो गया था, जब नेहा मैडम ने एक दिन पापा को आंटी के साथ ही लॉन में उनके साथ बातें करते हुए सुन लिया था। वो उन्हें आई लव यू कह रहे थे। मैडम ने ये सुना तो उन्होंने अपने कानों पर हाथ लगा दिया। मम्मी का चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूमने लगा था। उस वक्त मम्मी और नेहा की इतनी खास नहीं बनती थी। वो भी उसकी शरारत से परेशान थी। लेकिन जब नेहा ने ये कारनामा बताया तो अपने चाचा का भांडा फोड़ा और उन आंटी को भी वहाँ से निकलवाया। उसके बाद तो नेहा मम्मी की फेवरेट बन गई थी। उनकी जुबान पर हमेशा नेहा का ही नाम होता था। नेहा की तारीफें करती रहती थी। उनको एकदम से पार्टी बदलता हुआ देखकर मैं भी गुस्से में आ गया था। अभी भी मैं अपनी मम्मी को समझा समझा कर थक गया था कि वो लड़की मेरे लायक नहीं है। उसको ठीक तरह से खाना बनाना भी नहीं आता है। तो तुम किस लिए हो? अगर अपने लिए खाना बना सकते हो तो उसके लिए भी बना लेना। रोटी बाहर से मंगवा लेना।
वहां पर बैठे ही मम्मी ने अपने बेटे को खूब सुना दी थी। वाह मम्मी वाह, औरतें अपनी बेटों के लिए ऐसी बहू लाती है जो उनकी जिंदगी का सुकून हो, और आप मेरे लिए एक ऐसी औरत ला रही है जो मेरा सुकून ही खत्म कर दे। बता रहा हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अगर आप लोग मुझसे जायदाद लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जायदाद भी आप लोगों के हवाले कर दूंगा। इमोशनल होकर मैं कमरे से बाहर निकल गया था। दूसरी तरफ जब मैडम नेहा को इस बारे में पता चला तो उसकी हालत भी मुझसे अलग नहीं थी। आप लोगों को मेरे लिए वही चमगादड़ मिला था, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मेरी दोस्तें क्या कहेंगी, जिसको सारी जिंदगी भैया भैया कहती रहती थी, अब उसी को सैया कहना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी दोस्तों के सामने उसकी बुराइयां की थी, तो तुम्हें किसने कहा था कि अपनी इतनी लंबी जुबान दोस्तों के सामने इस्तेमाल करो। अगर उनके सामने अपने दिल की बातें नहीं करूंगी तो किसके सामने कहूंगी। आप तो शुरू से ही उस इंसान की साइड लेती हैं। बता रही हूँ, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। हम लोगों की केमिस्ट्री मैच नहीं होती। तुम लोगों के तो बाकी सब्जेक्ट भी मैं बहुत अच्छे से मैच करूंगी। अपने आप को मेंटली तैयार कर लो। ये लंबी जुबान अपने पापा के सामने मत चलाना, वरना वो तुम्हें जमीन के अंदर धंस देंगे, तुम्हारे ऊपर कुत्ते छोड़ देंगे। मम्मी, किस तरह की डरावनी धमकियां दे रही हैं आप मुझे। आखिर कोई माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तुम्हें प्यार और इज्जत से समझा रही हूँ। अगर समझ जाओ तो तुम्हारा ही फायदा है, और अगर ना समझो इसमें भी तुम्हारा ही नुकसान है। तुम्हारी पढ़ाई छुड़वाकर तुम्हारी शादी बिट्टू से करवा दूंगी। जैसे ही उस इंसान का चेहरा नेहा की नजरों के सामने घूमा, उसको चक्कर आने लगे थे। बिट्टू के तो आगे के दो दांत बचपन में ही टूट गए थे, और उसका कॉन्फिडेंस इतना ओवरलोड था कि बाद में भी उसने वो दांत लगवाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। और ये दांत तोड़ने वाला इंसान भी नेहा मैडम ही थी। बचपन में क्रिकेट खेलते वक्त उन्होंने ये कारनामा किया था। वो बेचारा जब हंसता था तो वो इतना डरावना लगता था कि अक्सर ही नेहा को कहना पड़ता था, भाई तुम चुप ही रहा करो, अगर हंसा करो तो अपने मुंह के सामने हाथ रखा करो। और अब अगर उससे ये शादी कर लेती, ये तो और भी ज्यादा शर्मिंदगी की बात थी। उसने फौरन अपने कानों को हाथ लगाया था। उसके साथ उसके जैसे ही औरत जचेगी। अब वो मेरे बारे में सोचने लगी थी। वैसे वो इतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा बदतमीज है। वो बाद में मैं खुद ही उसको ठीक कर लूंगी। कान के नीचे दो लगाऊंगी तो उसका दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। और अगर उसने मेरी बात मानने से इनकार किया तो दादा को इसकी शिकायत लगा दूंगी। मेरे पास तो दादाजी भी हैं। वो मेरे अंदर अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिवाय मेरे हैंडसम होने के मेरी कोई खास खूबी नहीं थी उसकी नज़र में। ऊपर से मैं लड़कियों को डेट भी कर चुका था, ये अलग से दुख था। अब क्या मैं उस जैसे इंसान से शादी करूंगी। दादाजी के साथ जाकर शिकायत लगाई तो कोई खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि दादा हम दोनों की शादी से बहुत खुश हैं। हम दोनों ही उनके लाडले थे, और वो चाहते थे कि इन दोनों को एक मजबूत बंधन में बांधकर ही वो इस दुनिया से जाए। उस दिन निशा चाची और मम्मी शॉपिंग करने के लिए मार्केट गई हुई थी। रूहानी के पेपर हो रहे थे। वो अपने कमरे में बैठी उनकी तैयारी कर रही थी। फाहद जब से स्कूल से वापस आया था, नेहा का कान खा रहा था, मुझे रोटी बना कर दो। उसको भूख नहीं लगी थी, बल्कि वो तो बदला ले रहा था। नेहा ने 2 दिन पहले ट्यूशन पढ़ने के चक्कर में उसको इतने बुरे तरीके से पीटा था कि वो जान बचाकर उसके कमरे से भागा था, और दोबारा नेहा के पास पढ़ने से भी मना कर दिया था। अगर तुमने मुझे रोटी बनाकर नहीं दी तो मैं मम्मी को शिकायत लगाऊंगा, और उन्हें बताऊंगा कि तुम पूरी रात फिल्म देखती रहती हो, और अभी भी तुम फिल्म ही देख रही हो। तुम्हारी आई साइट भी वीक हो गई है। अपनी जुबान रोक लो, वरना खींचकर कुत्तों को खिला दूंगी। ये भी मैं मम्मी को बता दूंगा। तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ी, मगर कुछ सोचकर रुक गई। वैसे भी आजकल हवेली की कोर्ट में उसका केस चल रहा था। वो फिर से कोई और इल्ज़ाम अपने सर पर नहीं लेना चाहती थी। इसी वजह से पैर पटकती हुई किचन में चली गई थी। तब तक मैं भी हवेली में वापस आ चुका था। आज मैं जल्दी घर वापस आया था और खाना खाए बिना आया था। एक रोटी मेरे लिए भी बनाना। तुम्हारे लिए मैं जहर बना कर लाऊंगी, ताकि जल्द से जल्द तुमसे जान छूट जाए और मेरी जिंदगी सुकून में आ जाए। जहर बनाते वक्त खुद भी चख लेना, ताकि ऊपर वाला मेरे लिए भी जिंदगी आसान कर दे। मैं कहाँ पीछे रहने वालों में से था। थोड़ी ही देर के बाद जब वो रोटी लेकर आई तो मैं हैरानी से रोटी को देखने लगा। ये क्या है, नजर नहीं आ रहा रोटी बनाई है मैंने। तो क्या ये बीच में तुमने रोशनदान बनाया है। मैं रोटी उठाता हुआ उसको खतरनाक नजरों से देखता हुआ बोला, ऊपर वाले से डरो, खाने का मजाक बनाते हो, जरा भी शर्म नहीं आती। ऊपर वाले ने खाना छीन लिया तो क्या करोगे, कहाँ जाओगे। ज्यादा बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए दूसरी रोटी बना कर लाओ। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ,
और वैसे भी अभी हम दोनों की शादी नहीं हुई है, तो मुझ पर ज़्यादा ऑर्डर चलाने की ज़रूरत नहीं है। फिक्र मत करो, जैसे तुम्हारी हरकतें हैं मैं तुमसे शादी करने वाला भी नहीं हूँ। मैं तो एक अच्छी बीवी लाऊंगा जो मेरा ऑर्डर मानेगी। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं वो तुम्हारा ऑर्डर मानना तो दूर की बात है, तुम्हारी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेगी। बल्कि मुझे तो लगता है कि पहले ही रात तुम्हारे चेहरे पर तकिया रखकर तुम्हें जान से मार देगी। अरे तुम्हारे ख्याल के बारे में तो मुझे पहले से ही पता था। मुझे अंदाजा था कि तुम इसी वजह से ही मेरी जिंदगी में आ रही हो, ताकि तुम मुझे जान से मार सको। हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ लड़ने में बिजी हो गए थे। दादाजी अपने कमरे से बाहर निकले। हमें लड़ता हुआ देखकर वो जोर से चिल्लाए थे, खामोश हो जाओ, वरना दोनों को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। कुछ शर्म होती है, मगर तुम लोग क्या जानो वो क्या होती है। वाह दादाजी, जबरदस्त, क्या पोइट्री लिखी है आपने। पोइट्री का क्या कहा तुमने? दादाजी की इंग्लिश बहुत ज्यादा कमजोर थी। अरे ज्यादा कुछ नहीं, आप कंटिन्यू करिए। फहाद ने हाथ का इशारा करके उन्हें वहीं से शुरू करने के लिए कहा जहां वो रुके थे। मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या ड्रामा लगाया हुआ है? मैंने कुछ नहीं किया। नेहा बड़बड़ाते हुए दादा के पीछे जाकर छुप गई थी। एक तो मैंने उनके लिए इतनी मेहनत से रोटी बनाई है, और दूसरा ये मुझे ही बातें सुना रहे हैं। दादा देखिए रोटी, आपको किस एंगल से ये रोटी लग रही है? ये तो मुझे अफ्रीका का नक्शा लग रहा है। दादा ये थोड़ी सी जल गई है। ये थोड़ी सी जली हुई है? मैं तुम्हारी। चुप कर जाओ, थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करो अपने अंदर। 28 साल के हो चुके हो, 2 साल के बाद बूढ़े हो जाओगे। आप तो अभी तक नहीं हुए दादाजी। मैं अपना सर झटके हुए बड़बड़ाया था। क्या कहा तुमने? दोबारा से कहना। कुछ भी नहीं, मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। मैं अभी तक इस वजह से जवान हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को कंपोज रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दादाजी। इसको देखिए, अभी से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। मैं अभी सिर्फ 19 साल की हूँ। अगर मैंने इससे शादी कर ली तो कुछ सालों के बाद लोग हम दोनों की जोड़ी का मजाक बनाएंगे। दादा ने उसे घूरा तो वो फौरन खामोश हो गई थी, क्योंकि वो फिलहाल किसी की भी साइड नहीं लेना चाहते थे। इस वक्त वहां पर खड़े होकर उन्होंने बहुत बड़ा फैसला करना था। फहद अब कुर्सी के साथ टेक लगाकर बैठा, वही जली हुई रोटी खा रहा था। वो एक नंबर का हुआ इंसान था। उसे कुछ भी मिलता था वो अपने पेट में डाल लेता था। मैंने गुस्से से उसे घूरा और रुकने का इशारा किया, क्योंकि अगर वो सारी रोटी खा जाता तो फिर मुझे दादा के डांट सुनने को मिलती। फहद मेरी नज़रों को इग्नोर करके अब अपने खाने पर झुक गया था। मैं बस उसे घूर कर रह गया था। तुम इस तरफ देखो, उसे क्या घूर रहे हो? आप क्या उसको भी डराकर खामोश करने का इरादा है? मैं तुम्हारी हरकतें काफ़ी दिनों से नोट कर रहा हूँ। तुम भी बहुत बदतमीज हो रहे हो। और दादाजी मैंने क्या किया है? मैं तो उसे बस रोटी खाने से मना कर रहा था, वरना फिर से उसे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। पिछली बार भी उसने हमें बहुत बेइज्जत किया था। मैंने दादाजी को सफाई देना ज़रूरी समझा था। दादाजी सारी गलती मेरी है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि दोबारा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अभी मैंने अपने कमरे में जाकर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तक तो तुमने मेरा फैसला सुना ही नहीं। मैं दादाजी को क्या बताता कि उनकी इसी फैसले से बचने के लिए तो मैं वहाँ से गायब हो रहा था। कल तुम दोनों की शादी होगी, अपने आप को मेंटली तौर पर तैयार कर लो। और हो सकता है मैं नेहा को रुखसत करके तुम्हारे कमरे में भी भेज दूँ। ये मेरे मूड पर डिपेंड करता है। दादाजी ये कहकर अपने कमरे की तरफ पलट गए थे। क्या? हम दोनों एक साथ चिल्लाए थे और फिर एक दूसरे को खतरनाक नज़रों से घूरने लगे थे। अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो इस रिश्ते से इनकार कर दो। फिर से दोनों ने एक साथ एक दूसरे को धमकी दी थी। फहाद ने अब की बार ताली बजाना शुरू कर दी थी और बोला, आप दोनों एक दूसरे के लिए दुआ करो, क्योंकि मैंने सुना है अपने दोस्तों से कि अगर दो लोग एक ही बात कहें और उसके फौरन बाद दुआ करें तो पूरी हो जाती है। ऊपर वाला करे कि तुम यहाँ से गायब हो जाओ। नेहा ने दांत पीसते हुए कहा था, और तुम, अगर तुमने मुझसे शादी की तो बहुत ज़्यादा पछताओगी। आपके लिए भी वही वार्निंग है, मुझसे बचकर रहिए और जितना जल्दी हो सके यहाँ से गायब हो जाइए। जब बाकी कजिन्स को इस बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक अगर ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट। लेकिन दादाजी की सोच बाकी लोगों से अलग थी। उनकी सोच एक उसूल पर टिकी हुई थी कि दो डिफरेंट पोल्स वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि वो पोल्स एक दूसरे को रिप्लेस करते थे। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो बाहर से हंगामों की आवाज़ सुनाई थी। वो रातों को ढेर सारी दुआएं करके सोई थी कि ऊपर वाला मेरी जान ले लेना, लेकिन मुझे सुबह को जिंदा मत उठाना, या फिर उस घमंडी इंसान को मत उठाना। लेकिन उसकी आंखें घर में ही खुली थी और ना ही शादी के हंगामे ठंडे हो रहे थे। उसे पार्लर के लिए ले जाया गया,
जब वो तैयार होकर अपने आप को शीशे में देखने लगी तो खुद को देखते ही रह गई। वो आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। ब्यूटिशियन ने भी उसकी बहुत तारीफ की थी और उससे कहा था कि आपकी शक्ल तो बिल्कुल चेंज हो गई है, आप तो पहचानी ही नहीं जा रही, आप तो पहले से भी ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। और ये सच भी था, क्योंकि आज से पहले उसने कभी सिंपल लिपस्टिक भी नहीं लगाई थी। उसे मेकअप से उलझन होती थी। वो अपनी नेचुरल ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी और इसी कॉन्फिडेंट की वजह से वो अक्सर ही फंस जाती थी। शादी के बाद दादाजी ने नेहा को मेरे कमरे में भिजवा दिया था। अब वो दुल्हनों की तरह शर्माए बिना आंखें फाड़ फाड़ कर मेरे कमरे में मौजूद चीज़ों को देख रही थी। वो जिंदगी में तीसरी बार मेरे कमरे में आई थी। हवेली में कमरा होने के बाद भी उसे यहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी। मुझे यहाँ आने से रोकता था, जैसे अपने कमरे में खजाना छुपाए रखा हो। एक नंबर का फालतू कमरा है और ये ब्लैक कलर का पैंट कौन करवाता है? हे ऊपर वाले, मुझे तो अभी से घुटन महसूस हो रही है। कहीं इस इंसान का चेहरा देखकर मेरी सांस बंद न हो जाए। उसने बेचैनी से अपने सीने को मसलते हुए कहा था। उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला था और मैं कदम उठाता हुआ कमरे के अंदर आया था और सीधा उसके सामने जाकर रुका था। नेहा ने फौरन से गर्दन झुका दी थी। उसको लग रहा था कि मैं उसकी तारीफ करूंगा, लेकिन जब काफ़ी देर तक मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उसने अपनी नज़रें उठाईं। मैं उसको घूरे जा रहा था। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ, लेकिन इस तरह से देखकर मुझे नज़र मत लगाइए। बाद में बीमार हो गई तो तुम्हारा ही खर्चा होगा। किस पागल ने कह दिया कि तुम प्यारी लग रही हो? पागल तो वो है जिसकी आंखें होने के बाद भी वो मुझे देख नहीं पा रहा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, हस्बैंड हो तुम्हारा। इसी बात का तो दुख है। वो फिर से धीरे से बड़बड़ाई थी, मगर मेरे कान बहुत तेज थे। अगर दोबारा से मेरे सामने जुबान चलाई तो जुबान काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। मैं भी दादाजी को जाकर बताती हूँ कि तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। वो उठकर भागने ही लगी थी कि मैंने उसे बाजू से पकड़कर दोबारा से बेड पर बिठाया था। कहाँ जा रही हो? पागल तो नहीं हो गई? सब हवेली वाले सो रहे हैं, क्या उनको परेशान करने का इरादा है? चलो, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है, मान लेता हूँ प्यारी लग रही हो। मैं एहसान करने वाले अंदाज में बोला था। मेरी मुंह दिखाई। जाओ, 1000 बार देखा है ये मुंह दिखाई नहीं होती है, लेकिन आज तो मैं अलग लग रही हूँ ना। आज देखो, मेरी शक्ल भी चेंज हो गई है। ब्यूटिशियन भी यही कह रही थी, सिर्फ मेकअप ही किया है, लिपस्टिक सर्जरी नहीं की, जो तुम्हारी शक्ल चेंज हो जाएगी। तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो, बल्कि मेरा मजाक बना रहे हो, वो भी लगातार। वो अब अपनी कमर पर हाथ रखकर बेड पर ही उठ खड़ी हुई थी। तुम खुद ही मजाक हो। इससे पहले कि मैं और कुछ कहता, मैडम ने तकिया उठा लिया था और मुझे जोर से मारने लगी थी। क्या कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? पागल लड़की अपने हस्बैंड पर हाथ नहीं उठाते हैं। शर्म कर जाओ लड़की। मैं उसे रोकने के चक्कर में उसके ऊपर गिर गया था। मैडम के शरीर की नरमी महसूस करके मैं बौखला गया था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। जबकि नेहा का भी यही हाल था। वो अब अपने लाल होते हुए चेहरे से मुश्किल में मेरी आंखों में देख पा रही थी। क्या तुम शर्मा रही हो? मैं अब उसके कानों में झुकता हुआ भारी आवाज में बोला। मुझसे दूर हो जाओ, खबरदार जो तुमने मुझे बहकाने की कोशिश की। अरे, तुम्हें नहीं बहकाऊंगा तो क्या मोहल्ले वाली आंटी को जाकर बहकाऊंगा? छोड़ो, तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। वो फिर से मेरे नाजुक हिस्से पर अपना घुटना मारने ही लगी थी कि मैंने फौरन ही अपना हाथ रख लिया था। पागल हो गई हो क्या? सिर्फ यही चीज़ तो तुम्हारी काम की है। तुम एक नंबर के बदतमीज इंसान हो। वो दांत पीसते हुए बोली थी। अगर फिर से मेरे साथ बदतमीजी की तो मैं बदतमीज बनकर दिखाऊंगा। अभी तो मैं बहुत ही इज्जत से पेश आ रहा हूँ। उठो और चेंज कर कर सो जाओ। मुझे मुंह दिखाई दो, वरना मैं सुबह जाकर सबको चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि तुमने मेरा हक अदा करने के बदले मुझे सुलाने के लिए भेज दिया। चलो ठीक है, फिर आ जाओ। मैं फिर से उसे अपनी तरफ खींचने लगा था। वो बौखलाते हुए वॉशरूम की तरफ भागी। हम दोनों का रिश्ता चेंज हुआ था। फीलिंग्स भी चेंज हो गई थी। अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। इसको मुझे कंट्रोल करना ही होगा। इस तरह से मैं उसे अपने पास आने की परमिशन नहीं दे सकती हूँ। लेकिन फिर बच्चे कैसे आएंगे? मैं उन्हें गूगल से तो इंस्टॉल नहीं कर सकती। और दादाजी ने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर उन्हें पोता चाहिए। ये ख्याल आते ही नेहा ने अपने लाल गालों पर हाथ रखा था। हे ऊपर वाले, कहाँ फंस गई हूँ? अगर तुम्हारे खुदकुशी करने का इरादा है तो मेहरबानी करके किसी समंदर में जाकर डुबकी लगाना। मेरे माथे पर मत लगाना। पहले ही जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं। एक और परेशानी अपने गले नहीं डालना चाहता। मैं जोर से दरवाजे के पास जाकर बोला था। वो जोर से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी। वो इस वक्त मेरी ही शर्ट पहनी हुई थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। जब मैं वापस आया तो वो तकिए की मदद से अपने और मेरे बीच लाइन खींच चुकी थी।
जिनको लात मारकर ज़मीन पर गिराने के बाद मैं उसे अपनी बाहों में भर चुका था, जबकि वो मेरी पकड़ में फड़फड़ा रही थी। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, मैं उसे देखते हुए बोला था। अगले ही लम्हे वो भी सुकून में हो गई थी और फिर थोड़ी ही देर बाद वो नींद की गहरी वादियों में चली गई थी। मैं गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। मुझे उस लड़की से नफरत नहीं थी, बल्कि ये मुझे पसंद थी। मैं बस चाहता था कि नेहा थोड़ी सी समझदार हो जाए। उसके बाद मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन दादाजी ने बहुत ही जल्दी कर दी थी। इस दिन के बाद नेहा की ज़िंदगी चेंज हो गई थी, और ये चेंज इतना भी बुरा नहीं था। अब वो सारा दिन एक ही जगह पर बैठकर मोबाइल नहीं देखती रहती थी, बल्कि मैं उसे अपने कामों में उलझाए रखता था। अगर वो इनकार करती थी तो फ़ौरन ही धमकी दे देता था, मैं तुम्हारी मम्मी को जाकर बताऊंगा। मैं सिर्फ उससे अपने काम नहीं करवाता था, बल्कि उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। उसकी हर ख्वाहिश को मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देता था। उसको अलग अलग जगह पर घुमाने के लिए भी लेकर जाता था, और अक्सर ही उसकी शरारतों को भी नज़रअंदाज कर देता था और उसकी गलतियों पर भी पर्दा रखता था। ये सारी चीज़ें नेहा को अब बहुत पसंद थी, और जब कभी भी मैं नेहा के साथ छोटी छोटी शरारतें करता था तो उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी। हाँ, वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, मगर पहल करने के लिए तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं पहल करूं। दूसरी तरफ अब नेहा को एक और टेंशन होने लगी थी। जब से उसने अपनी शादीशुदा दोस्त से बात की थी तो उसे पता चला था कि फिजिकल रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, मगर मैं हर वक्त उसे डांटता ही रहता था। उस दिन वो अपने दोस्त से मेरे बारे में ही शिकायत कर रही थी। जब मैं कमरे के अंदर आया, उसकी बातें सुनकर मैं खुलकर मुस्कुरा दिया। जब वो पलटी तो मैं सामने खड़ा था। आप यहाँ कब आए? उस वक्त आया जब तुम मेरी बुराइयां कर रही थी। ये कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ा तो मैं किसने कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ या मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मेरी पसंदीदा औरत हो। मैं तो बस तुम्हें वक्त दे रहा था ताकि तुम मेंटली तौर पर तैयार हो जाओ। जबकि तुम तैयार हो चुकी हो, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी। नहीं, वो मैं। इस बार उसने कोई बहाना नहीं बनाया था, बल्कि खामोशी से गर्दन झुका दी थी, क्योंकि वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। और अब वैसे भी हम दोनों के रिश्ते को 2 महीने गुजर चुके थे। इस बीच हम दोनों एक दूसरे के काफ़ी पास आ चुके थे, एक दूसरे को समझने लगे थे और एक दूसरे की गलतियों पर पर्दा भी डालने लगे थे। मैं भी अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैंने नेहा को अपनी बाहों में भरा तो नेहा ने अपना सर मेरे सीने पर रखकर अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।